डॉक्टर अशोक कुमार का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको हिंदी के महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी की अमर कृति पद्मावत की कहानी बहुत ही संक्षिप्त में सुनाने जा रहा हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी परंपरा के एक महान कवि हुए हैं। भक्ति काल में जो निर्गुण प्रेम मार्ग था, ये उसके कवि थे। सन 1467 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान में इनका जन्म हुआ, इसलिए ये जायसी कहलाए। मलिक मोहम्मद जायसी ने लगभग 21 वर्ष में पद्मावत की रचना की। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ा महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया। इस कहानी का जो मुख्य सूत्रधार है वो हीरामन नाम का एक तोता है। ये जो तोता है ये सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की जो पुत्री है पद्मावती, उसका तोता है। वो इसको बहुत प्यार से अपने शयन कक्ष में रखती थी। एक दिन राजकुमारी जब स्नान को गई तो वहां पर एक बिल्ली आ गई और ये तोता जो है जान बचा के पिंजरे को खोलकर वहां से ये पास ढाक के जंगल में आ गया। उस समय ये पेड़ों पे रहा। वहां जो पक्षी थे उन्होंने इसका बड़ा आदर सम्मान किया, इसको भोजन दिया और इसका जीवन वहां आराम से व्यतीत हो रहा था। अचानक एक दिन बांस का बना हुआ जाल लेकर एक बहेलिया आया और उसने धान का चारा डालकर इनके पेड़ के नीचे किसी तरह इस पक्षी को पकड़ लिया। गर्दन मरोड़कर इसको जो है अपनी झोली में डाल दिया। वहां और भी बहुत सारे पक्षी पड़े थे उसकी झोली में। इस प्रकार ये बहेलिया इस पक्षी को लेकर अपने घर चला गया। चित्तौड़गढ़ से कुछ व्यापारी हीरे मोती माणिक खरीदने के लिए सिंगल द्वीप की ओर चले। उनके साथ एक निर्धन ब्राह्मण भी, जिसने कुछ अपने व्यापार में सारा धन गंवा दिया था, कुछ पैसा उधार लेकर वो भी इन व्यापारियों के साथ चल दिया। ये लोग सिंगल द्वीप पहुंच गए और वहां हीरे जवाहरात और मोतियों के बाजार में गए। सब व्यापारी जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन था वो लोग अपना अपना सामान हीरे मोती खरीदने लगे। ये जो ब्राह्मण का लड़का था इसके पास बहुत कम पैसा था। उस पैसे में व्यापार के लिए कुछ खरीदना बहुत मुश्किल था। इसीलिए ये मन मार के बाजार में इधर उधर घूम रहा था। अचानक इसकी नजर एक बहेलिये के ऊपर पड़ी जो एक पिंजरे में एक तोते को बेचने के लिए वहां बैठा हुआ था। ये उस बहेलिये के पास गया, देखा तो कंचन वर्ण का एक बहुत ही सुंदर तोता पिंजरे में कैद था। बहेलिये से उसने पूछा कि भाई इस तोते में क्या गुण है। तो बहेलिये ने बताया कि ये मनुष्यों की भाषा बोलता है और चारों वेदों का प्रकांड पंडित तोता है। इसके गले में एक लाल रंग की कंठी है और एक काले रंग की कंठी है और ये बहुत ही दुर्लभ कंठियां हैं जो तोतों के गले में पाई जाती हैं। और कहा कि ये तोता स्वयं आपको बताएगा कि ये क्या जानता है। इस ब्राह्मण के लड़के ने तोते से पूछा कि आप बताइए भाई आप में क्या गुण है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति में गुण हो तो उसका बखान करना चाहिए। आप क्या जानते हैं, कितने आप वेद शास्त्रों के पंडित हैं, कृपया मुझे बताइए। तोते ने बड़ी मायूसी से कहा कि मैं तो एक कैदी हूं, मैं बाजार हाट में बिकने आया हूं। जो व्यक्ति बाजार हाट में बिकने आए और कैदी हो
उसके अंदर क्या गुण है। मुझे जो कुछ भी याद था मैं इस कैद में पड़े पड़े सब भूल गया हूं। उसकी इस बात को सुन के व्यापारी बड़ा खुश हुआ और कुछ मूल्य देकर इस तोते को उसने खरीद लिया। और व्यापारियों के साथ ये ब्राह्मण का लड़का भी तोता लेके वापस चित्तौड़गढ़ आ गया। राजा के दरबारियों ने सूचित किया कि साहब हीरे जवाहरात के व्यापारी सिंगलदीप से हीरे मोती खरीद कर वापिस आ गए हैं और उनके साथ एक ब्राह्मण का लड़का जो गया था वो कहते हैं कि एक पंडित तोता खरीद कर लाया है। वो तोता जो है मनुष्यों की भाषा बोलता है और चारों वेदों का प्रकांड पंडित है। तुरंत संदेशवाहक दौड़ाए गए और कहा राजा ने कि ब्राह्मण के लड़के को और तोते को लेके मेरे दरबार में पेश किया जाए। ब्राह्मण का लड़का तोते को लेके राजा के दरबार में आया और राजा को वो कंचन वर्ण का तोता दिखाया। तोते ने राजा को देख के प्रणाम किया और उनकी स्तुति में संस्कृत का एक बहुत ही सुंदर श्लोक सुनाया। वो श्लोक सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुंह मांगी कीमत पर ब्राह्मण के लड़के से ये तोता खरीद लिया। इसको वो अपने कक्ष में रखता और रोजाना राजा रतन सेन और ये तोता धार्मिक चर्चाएं किया करते थे। चारों वेदों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, ब्राह्मण ग्रंथों के ऊपर इनकी बहुत बहुत देर चर्चा होती रहती थी। राजा इतना खुश था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 15 दिन बाद ही अचानक राजा शिकार पर जाने लगा तो राजा ने ये तोता जो है अपनी रानी नागमती को बुलाया और कहा कि इस तोते का ध्यान रखना है, कोई भी बिल्ली वगैरह जानवर इसको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। रानी ने कहा मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी और अपने शयन कक्ष में ही इसको रखूंगी। अगले दिन रानी ने बहुत अच्छा श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद बार बार शीशे में अपना मुंह देखकर इस तोते को कहा कि हीरामन, तूने घाट घाट का पानी पिया है, देश देशांतरों में तू घूमा है, सुना है पहले भी किसी राजकुमारी के साथ था। तू ये बता क्या इस संसार में तूने मेरे जैसी कोई रूपवती स्त्री देखी है? तू मुझे साफ साफ बता। तोता जो है पहले चुप रहा, फिर जोर से हंसा और कहने लगा रानी से कि रानी, जिस सरोवर में राजहंस नहीं आते वहां जो बगले होते हैं ना, वो भी अपने को राजहंस समझने लगते हैं। कहां रानी पद्मावती और कहां आप? यदि वो चंद्रमा है तो आप रात्रि हैं, वो रात है, आप रात है तो वो दिन है। कहां मस्तक और कहां पैर? इस तरह की बातें जब उसने रानी से कही तो रानी बहुत क्रोधित हो गई। उसने सोचा कि यदि ये बात और पद्मावती की प्रशंसा ये राजा के साथ करेगा तो हो सकता है कि एक दिन राजा जो है उसको पाने का प्रयास करेगा। इसलिए उसने निश्चय किया कि इस तोते को मरवा दिया जाए। अपनी एक विश्वास पात्र धाय को बुलाया और कहा कि तुम इस तोते को ले जाओ और ऐसे वीरान में ले जाके मारो जहां कोई साक्षी ना हो, जहां कोई गवाह देने वाला ना हो। धाय ने पिंजरा उठाया, तोते को लेके चल दी, लेकिन वो जानती थी कि राजा इस तोते को बहुत प्यार करता है और यदि इस तोते को कुछ हो गया तो निश्चय ही राजा उसको मृत्यु दंड देगा। इसलिए उसने एक सुरक्षित स्थान पे इस तोते को छिपा दिया। आखेट खेलकर जब राजा वापस आया, आते ही उसने अपनी रानी नागमती से कहा कि तोता कहाँ है?
तो रानी ने कहा कि वो तोता तो बहुत कड़वे वचन बोलता था। जब वो वचन बोलता था तो ऐसे लगता था जैसे रक्त जमीन पर गिर रहा हो। वो आपको भी अच्छी बात नहीं कहता था, आपके बारे में भी अच्छी बातें नहीं करता था, मेरे बारे में भी अच्छी बात नहीं करता था, बहुत कड़वा वचन बोलता था। और ऐसे कड़वे वचन वाले पक्षी को घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने उसको मरवा दिया है। इतना सुनते ही राजा ने रानी नागमती से कहा, या तो आप कहीं से भी उस तोते को जिंदा लाइए, नहीं तो उसके साथ आप भी चिता में बैठने के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। रानी बहुत घबरा गई, दौड़ी दौड़ी धाय के पास गई। धाय को बुलवाया गया और पूछा कि क्या वो तोता वास्तव में मर गया है। धाय ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तोता अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। तोते को मंगवाया गया। राजा तोते को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। तोता रोज राजा को तरह तरह की कहानियां सुनाया करता था। एक दिन तोते ने कहा कि राजन, मैं आज आपको पद्मावती के रूप का वर्णन करता हूं। वो कितनी सौंदर्यवान है ये मैं आज आपको सुनाऊंगा। यहां पर प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती का नक्सिक वर्णन किया है। नक्सिक वर्णन संस्कृत और हिंदी साहित्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध परंपरा रही है। बहुत सारे कवियों ने, हिंदी के भी कवि हैं, संस्कृत के भी कवि हैं, एक से एक सुंदर नक्सिक वर्णन किया है। नायिका के पैर के नखून से लेके और उसके केस तक का वर्णन नक्सिक वर्णन कहलाता है। इसमें प्रमुख कवि हैं कालिदास हैं, बाण भट्ट हैं, मंजन हैं, केशवदास हैं, बिहारी हैं, मतीराम हैं। बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने एक से एक सुंदर नक्सिक वर्णन किए हैं। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी का नक्सिक वर्णन जो उन्होंने तोते के मुख से कराया है वह अद्वितीय और अनुपम है। ऐसा नक्सिक वर्णन न तो हिंदी साहित्य में और न संस्कृत साहित्य में है। तोता कहता है, का सिंगार ओहि बरनहु राजा, ओहि सिंगार ओहि पे छाजा। प्रथम शीस कस्तूरी केसा, बलि बांसुकी का और नरेसा। भौर केस वह मालती रानी, बिसर लुरे लही अर्धानी। बेनी छोरी झार जो बारा, सरग पतार होई अंधियारा। हीरामन तोता राजा रत्नसेन से कहता है कि राजकुमारी पद्मावती के सौंदर्य का मैं क्या वर्णन करूं। उसका सौंदर्य अनुपम है, अद्वितीय है। उसका जो सौंदर्य है वो उसी के ऊपर न्योछावर है। सबसे पहले मैं राजकुमारी पद्मावती के सिर के जो बाल हैं, केस हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ। पद्मावती के जो बाल हैं उनमें कस्तूरी जैसी सुगंध आती है। वो बहुत घने और काले हैं। और राजाओं की तो बात छोड़िए, जो नागों के राजा हैं बासुकी, वो भी उसके ऊपर न्योछावर है। उसके जो भौर केस वह मालती रानी, उसके जो केस हैं वो भौरे के समान काले हैं। और वो जो मालती के समान कन्या है उसके सिर पर बाल ऐसे लहराते हैं मानो विषधर सांप झूल रहे हों। श्रृंगार के बाद, स्नान के बाद जब वो रानी अपना जूड़ा खोलकर बालों को झाड़ती है तो आकाश और पाताल में अंधकार छा जाता है। इस प्रकार हीरामन ने रानी पद्मावती के श्रृंगार का पूरा वर्णन राजा रत्नसेन को सुनाया। ये श्रृंगार का वर्णन सुनकर राजा रत्नसेन मूर्छित हो गया। वैद्य, ओझा
और सयाने लोग बुलाए गए उसकी चिकित्सा के लिए, उसको चेतन अवस्था में लाने के लिए। और इन सभी ने अपनी अपनी चिकित्सा राजा को चेतन अवस्था में लाने के लिए की। जैसे ही राजा चेतन अवस्था में आया, उसने हीरामन से कहा कि हीरामन, मैं रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप जाऊंगा। तोता उसको बताता है कि प्रेम का मार्ग जो है ये सरल नहीं है। प्रेम का मार्ग कांटों से भरा है। लौकिक साधनों से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। सूफी परंपरा कहती है कि जो जीव है परमात्मा को पाने के लिए वो प्रेम मार्ग से ही परमात्मा को पा सकता है। इस उपन्यास में भी देखें या इस महाकाव्य में भी देखें तो राजा रतन सेन एक जीव है और रानी पद्मावती जो है वो परमात्मा का रूप है। इसके लिए आपको योगी बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। इसके बिना आप पद्मावती को प्राप्त नहीं कर सकते। राजा रतन सेन अपना राजपाट छोड़कर योगी का वेश धारण कर हजारों राजकुमारों और अपने सेवकों के साथ सिंघल द्वीप की यात्रा पर निकल जाता है। भयानक जंगलों को पार करते हुए वर्तमान में जो आजकल झारखंड है वहां को होते हुए ये उड़ीसा के तट पर पहुंचते हैं। वहां के स्थानीय राजाओं से बहुत बड़ी बड़ी लकड़ी की नाव ये वहां से लेते हैं और समुद्र के रास्ते ये सिंघल द्वीप पहुंच जाते हैं। सिंघल द्वीप में राजा गंधर्व सेन के महल के बाहर ये अपना डेरा लगा देते हैं योगी लोग। और इसी बीच जो है ये जो हीरामन तोता है ये पूरी यात्रा की जो अगुवाई करता है, यही तोता यात्रा की अगुवाई करता है। सिंघल द्वीप जाकर ये राजकुमारी के पास जाता है और राजकुमारी के हृदय में रतन सेन के प्रति प्रेम जगाने की पूरी चेष्टा करता है। रानी राजकुमारी पद्मावती एक दिन एक मंदिर में आती है इस राजा रतन सेन के दर्शन करने, लेकिन किसी कारणवश इन दोनों की भेंट नहीं हो पाती है। आखिर में युद्ध की नौबत आ जाती है। राजस्थान के जो राजा रतन सेन के राजकुमार योद्धा थे वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर गंधर्व सेन भी किसी भी स्थिति में अपनी पुत्री का विवाह जोगियों से करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। इसी बीच में बहुत बड़ा सन्यासी आता है। वो राजा गंधर्व सेन को ये बताता है कि ये कोई छोटा मोटा साधारण योगी नहीं है, ये तो चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन है। जब गंधर्व सेन को ये पता चलता है तो वो आदर सम्मान के साथ इसको बुलाता है और अपनी पुत्री का विवाह रतन सेन से कर देता है। कुछ दिन ये सिंघल द्वीप में ही राजा के महल में रहते हैं। इसी बीच जो रानी नागमती है वो बहुत दुखी रहती है। वो एक पक्षी को जो है अपना संदेश लेकर राजा रतन सेन के पास सिंघल द्वीप भेजती है। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती का जो विरह वर्णन किया है, जो 12 मासे के नाम से प्रसिद्ध है, पूरी की पूरी जो 12 ऋतुएं हैं उसमें नागमती किस तरह दुखी रहती है, इसका बहुत ही सुंदर मार्मिक चित्रण मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। जैसे ही राजा रतन सेन को उस पक्षी द्वारा रानी नागमती का भेजा हुआ संदेश मिलता है, वो तुरंत रानी को लेके चित्तौड़गढ़ की ओर चल देता है। चित्तौड़गढ़ में आने पर ये लोग आराम से महल में रहने लगते हैं। रानी के साथ राजा गंधर्व सेन एक जोशी भी इनको दहेज में देता है जिसका नाम है राघव चेतन। ये ज्योतिष विद्या का विद्वान है। एक दिन राजा रतन सेन इससे कोई तिथि के बारे में पूछता है। कोई गलती होने की वजह से राजा नाराज हो जाता है और इसको कहता है कि भाई तुम मेरे देश से चले जाओ। ये जो राघव चेतन है ये राजकुमारी के पास, रानी के पास जाता है
राजकुमारी से, रानी से इसकी मुलाकात तो नहीं हो पाती है, लेकिन रानी पद्मावती महल के ऊपर से एक अपना कंगन जो है वो इसको नीचे सहायता के रूप में डाल देती है। उस कंगन को लेके ये दिल्ली के राजा अलाउद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है, उसको कंगन दिखाता है और रानी के रूप की प्रशंसा करता है। अलाउद्दीन खिलजी रानी को पाने के लिए एक बहुत बड़ी फौज लेकर चित्तौड़गढ़ की ओर चल देता है। बाद में इन दोनों का समझौता हो जाता है, राजा रतन सेन का और अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन धोखे से वो राजा को बंदी बना लेता है और शर्त रखता है कि जब तक रानी पद्मावती मुझे नहीं सौंपी जाएगी मैं राजा रतन सेन को वापस नहीं करूंगा। रानी पद्मावती अपने पति को छुड़ाने के लिए गोरा और बादल नाम के दो राजपूत वीरों का सहायता लेती है और ये दोनों वीर राजा रतन सेन को छुड़ाने जाते हैं। बड़ा भयानक युद्ध होता है और ये राजा को छुड़ा कर लाते हैं, लेकिन इसमें गोरा और बादल शहीद हो जाते हैं। राजा जो है लौट कर आता है, लेकिन एक कुंभानेर के राजा के साथ उसका मल्लयुद्ध होता है और राजा जो है ये इसकी मृत्यु हो जाती है। इधर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के किले के चारों तरफ डेरा डाला पड़ा हुआ है और वो रानी को हासिल करना चाहता है, लेकिन अपनी पति की मृत्यु के बाद रानी पद्मावती हजारों रानियों के साथ, सेविकाओं के साथ जलती हुई अग्नि में जल जाती है, जो राजस्थान में जौहर की प्रथा के नाम से प्रसिद्ध है। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के किले में जाता है तो उसको राख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं वो राख अपने माथे से लगाता है। इसका जो पद्मावत का अंतिम छंद है वो बड़ा मार्मिक है। मैं अपने श्रोताओं से प्रार्थना करूंगा कि वो ध्यान से सुने। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि पद्मावत लिखते लिखते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि पद्मावत को लिखने में लगभग 20-21 वर्ष लगे। 1520 में ये प्रारंभ हुआ और 1541 में ये समाप्त हुआ। अब मुझे आंखों से भी पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता, मेरे दांत भी नहीं है, मैं झुक के चलता हूँ जमीन की ओर। ना तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तान रहे, ना राजा रतन सेन जैसे राजा रहे और ना पद्मावती जैसी रानियां रही। मैंने ये महाकाव्य इसलिए लिख दिया है ताकि जब भविष्य में लोग इसको पढ़ें तो वो मुझे याद रखें। फिर वो एक प्रश्न पूछते हैं कि वृद्धावस्था में जो बूढ़ा व्यक्ति है वो झुक के जमीन की ओर देखता हुआ क्यों चलता है, वो जमीन में क्या खोजता है। फिर उसका उत्तर अपने आप देते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो लाठी लेकर जमीन में कमर झुकाकर जमीन को देखता हुआ चलता है, वो अपनी खोई हुई जवानी को जो है उस मिट्टी में ढूंढना चाहता है कि काश उसकी खोई हुई जवानी, उसका खोया हुआ यौवन उसको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ वो पद्मावत की रचना को समाप्त कर देता है। श्रोताओं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि आपको कभी मौका मिले तो इस रचना को पढ़ने का अवश्य प्रयास करें, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद।